Giving me this opportunity to express my views on EPC. EPC means enhanced professional capacity. Enhanced professional because we are all professional. तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं सभी लोगों के ऑल ओवर इंडिया जो प्रोफेशनल्स हैं सभी पे लागू होते हैं। स्पेशली व्यक्तिगत रूप से किसी पर अगर लागू हो जाएं तो प्लीज़ इसको थोड़ा अपने ऊपर लागू मत करना, मतलब डिनाई कर देना उसको, क्योंकि कॉमन है सभी। कॉमन व्यक्तिगत रूप से भी लागू हो जाते हैं और ग्रुप में भी लागू हो जाते हैं। अब इसमें एनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटी 3 शब्द हैं। एनहांस मीन्स किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, रेज करना, जैसे टू इंक्रीज और इम्प्रूव इन वैल्यू, क्वालिटी, डिजायबिलिटी एंड एट्रैक्टिवनेस, ये होता है एनहांस। लेकिन चूंकि एनहांस से पहले एक शब्द आता है जनरेट। हाउ टू जनरेट प्रोफेशनल कैपेसिटी। हमें प्रोफेशनल कैपेसिटी को एनहांस करने से पहले जनरेट करना जरूरी है और ये सभी की रिक्वायरमेंट है। एनहांस हम तब करेंगे कोई चीज़ शुरू हो जाती है हमारे अंदर, तो हमें जनरेट करना जरूरी है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है। उन्हीं चीज़ों की वजह से हम कई बार बहुत बड़े बड़े फॉल्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल ऐसे ही कोई नहीं होता है, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं। हालांकि काम सब कर रहे हैं प्रोफेशनल का, सभी लोग कुछ काम करते हैं उसके बाद पैसा मिल जाता है, लेकिन वास्तव में एटिकेट्स हैं क्या प्रोफेशनल के। प्रोफेशनल अगर मैं ये पढ़ूं प्रोफेशनल क्या होता है, तो प्रोफेशनल ए पर्सन engaged in a specified activity या a professional who work and get money for that work। तो ये 2 चीजें हो गई। ए प्रोफेशनल एंगेज इन ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी, कुछ विशिष्ट प्रकार की एक्टिविटी में जो एंगेज होता है वो प्रोफेशनल होता है। इसके अलावा दूसरा ए प्रोफेशनल हु वर्क एंड गेट मनी फॉर दैट वर्क, और जो काम करता है उसके बदले पैसा मिलता है। लेकिन रियल प्रोफेशनल कौन है हमें ये देखना है। तो एक प्रोफेशनल हु कैन वर्क अनसुपरवाइज्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अनसुपरवाइज्ड। हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें सुपरविजन का कोई खतरा ना रहे। साइकोलॉजी में हम लोग एक पढ़ते हैं हॉथरॉने इफेक्ट। हॉथरॉने इफेक्ट का मतलब यह है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको अगर पता लग जाता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो उसकी जो काम करने की क्षमताएं हैं उन पर असर पड़ जाता है, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे उसे मालूम है कि मुझे देख रहा है कोई, तो अटेंटिव हो जाता है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाती है। लेकिन अचानक बिना सुपरविजन की आइडिया हुए या जानकारी हुए उससे काम करवाया जाता है, उसमें अंतर होता है। हमारे सामने भी ये दिक्कत है कि हम सुपरविजन के लिए क्यों काम करें। हमें किस बात का डर है, सुबह से शाम तक क्यों डर में जिए, क्या का डर। हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमें ये लगे कि यार कोई सुन लेगा या हमें कोई देख लेगा। हम जो काम करने आए हैं खुल करके करें, सही मन से करें। हमें डर किस बात का है कि हमारी बात किसी ने सुन ली, ट्रांसफर हो गई किसी दूसरी जगह, किसी ने कोई कह दिया। अब सुबह शाम तक हम इसी डर में जी रहे हैं, यार पता नहीं क्या रिएक्शन होगा दूसरे का, या फिर ये सोचने में लगे रहते हैं कि ये किसने कहा होगा। तो ये प्रोफेशनल का कोई एटिकेट नहीं है। हम यहाँ काम करने आते हैं, हम जहाँ भी संस्थान में काम करने आते हैं, हमें सुपरविजन की कोई आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जब पर सुपरविजन का जो डर होता है उसी के दिमाग में रहता है, जो पता है जिसको कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी में वो गलत करता है, इसलिए डर रहता है। हम सुबह से शाम तक किस बात के खतरे में जीते हैं, डर बैठा रहता है। कभी किसी जॉब का डर है, कभी किसी के क्वेश्चंस का डर है, क्लास में जाने का डर है, तैयारी का डर है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डर पैदा कर देती हैं। लेकिन वो डर कहीं बाहर से नहीं आता, वो डर हमारे अंदर पैदा होता है और हम उसको खुद पैदा करते हैं। वो डर अगर निकल जाए तो हम अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। हालांकि सब प्रोफेशनल है, लेकिन एटिकेट्स क्या है, हम कहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ पर कितना दिखावा कर रहे हैं। हमारे अंदर एटीट्यूड हमेशा प्रोफेशनल वाला होना चाहिए, कम से कम संस्था में तो होना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वाले एटिकेट होना चाहिए, पढ़े लिखे वाली एक्टिविटी होनी चाहिए। कहीं पर कोई धोखे से कोई काम अगर गलत मान लीजिए हो जाता है, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम
लेकिन जब जानबूझ करके कोई काम करते हैं गलत, उसको जस्टिफाई करवाना मुश्किल हो जाता है। तो प्रोफेशनल हमेशा सुपरविजन से फ्री होकर के कोई काम करे, वो असली प्रोफेशनल होता है। हम लोग कॉलेज में आते हैं, इंस्टीट्यूशन में आते हैं, क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये स्वाइपिंग मशीन हटा दी जाए या बॉस का टेरर या डर हटा दिया जाए, तो हो सकता है हम लोगों में से ज़्यादातर लोग टाइम से कॉलेज ना आए, टाइम से अपने संस्थान में ना पहुंचे। हम टाइम से क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज ए स्वाइपिंग मशीन। हम टाइम से कॉलेज में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज बॉस। तो बॉस का और स्वाइपिंग मशीन का जो डर है, हम लोग अपने आप में डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी को एनहांस करने का मतलब यह है कि सब लोग अगर बात करते हैं कैसे एनहांस की जाएगी, तो एनहांस के लिए सीधे कह देते हैं वर्कशॉप ज्वाइन करो, ओरिएंटेशन कोर्स में जाओ, रिफ्रेशर कोर्स में जाओ, सेमिनार अटेंड करो। वो लोग दूसरे लेवल के आपको सिखाते हैं, लेकिन जो शुरुआत है, जनरेशन जो हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं, वो जनरेशन के बारे में कोई नहीं बताएगा। हम क्लास में कैसे जा रहे हैं, क्लास का डिसिप्लिन कैसा है, पता लगा क्लास में गए पूरी कुर्सियां तिड़ी बिड़ी इधर से उधर पड़ी हुई हैं, हम जहमत नहीं उठाते उन्हें सही करवा दें। कोई आकर के देखे यार क्लास है या ये बारात घर है, पता ही नहीं लगता है। स्टूडेंट शोर बचा रहे हैं, हम चुप कराने की हिम्मत नहीं करा पाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमताएं नहीं है। हमेशा क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन जो मेंटेन होता है हमारी नॉलेज से होता है, डंडे से या डांट फटकार करके या गलत भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं होता है। नॉलेज स्ट्रांग है, बच्चा अपने आप डिसिप्लिन रहेगा। नॉलेज नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। हम बच्चे को क्या देने जा रहे हैं? कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ किताबें हम 10 साल पुरानी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि नए नए रिसर्चेज हो रही है किसी पॉइंट्स पे, किसी टॉपिक पे, किसी कॉन्सेप्ट पे, उनको देखें, इंटरनेट पे जाएं। लेकिन 10 साल पुरानी किताब पढ़ने बैठ गए, वो पता लगा 10 साल पुराना ही नॉलेज होगा उसमें। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत कि किताब पढ़ना ही कौन पसंद करता है, सीधे किताब उठाई क्लास में लेकर पहुंच गए। अब यहाँ ही इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया, तुरंत क्लास में गए, तुरंत कुर्सी दबाई बैठ गए, ये भी इनडिसिप्लिन है। अगर प्रोफेशनल एटिकेट्स को अपनाना चाह रहे हो तो विदाउट बुक आपको क्लास के अंदर जाना है, और ऐसा कर पाओगे जब इससे पहले आप पढ़ोगे। पढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसी के लिए एक आगे मैं स्लाइड से भटक गया हूं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की एक है डेफिनेशन जो बताई है उन्होंने कि कोई भी टीचर दूसरे को ज्ञान तभी दे सकता है जब उसके अंदर खुद ज्ञान हो। जैसे उन्होंने एक लैंप का उदाहरण दिया है, लैंप कब जलेगी? जब उसमें तेल होगा। दूसरों को रोशनी कब देगी? जब वो खुद रोशन हो रही होगी। हम लोग अपने आप में कुछ अंधेरे में डूबे हुए हैं, पढ़ना चाहते नहीं, क्लास में जाकर के चले गए, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, राशन पानी लेके उसके ऊपर चढ़ गए, क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हैं। मेन है सेटिस्फैक्शन। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन कहां से आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगा, उसको सेटिस्फाई करने का नॉलेज होगा। हमें आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, सबको सब कुछ नहीं आता उस समय, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन जरूरी है उसका। कैसे सेटिस्फाई करें? क्या डांट करके, क्या मार करके, या झूठ बोल करके? नहीं, हमें ये एटिकेट्स आने चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, अभी मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसका आंसर कल आपको दे दूंगा। आप भी कोशिश करिएगा, सर्च करके आप भी आए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड हो जाएगा आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से। तो ये होता है सेटिस्फैक्शन। ये नहीं कि हम डरे डरे बैठे हुए हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारा क्या होगा। वो डर तब है जब हम कुछ पढ़ के ही नहीं गए हैं। हमेशा कभी भी क्लास में जाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं। एक प्रोफेशनल एज ए टीचर ये अच्छा तरीका है क्लास में जाकर के पढ़ाने का। खुद के नोट्स बनाएं और कम से कम एक समय में एक से अधिक बुक्स का स्टडी करें। ये तरीका है। एक बुक लिया, वहीं से लिखा, वहीं से पढ़ा, वही बुक बच्चों को बता दिया कि साहब ये बुक इशू करा लो। अब बच्चों को पता है आप भी इसी से पढ़ रहे हो, मैं भी इसी से पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ूंगा आपसे? सब कुछ उसमें ज्यादा है, आप जितना पढ़ाओगे उससे ज्यादा मैं पढ़ लूंगा। तो बच्चा क्लास के अंदर क्या लेने आया है, आपको ये देखना है, हम लोग को ये देखना है कि केवल किताबी ज्ञान लेने नहीं आया है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं? अगर हम अपने सिलेबस को देखें, जो एमएड का या बीएड का 2 ईयर वाला सिलेबस है, उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। कोई टीचर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ने की या स्टूडेंट्स को समझाने की जहमत नहीं उठाता। मोस्ट ऑफ द टीचर्स रनिंग बिहाइंड दैट सिलेबस एंड ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव का कोई पता नहीं है। हम लोगों ने प्रैक्टिकम वर्क उसमें लास्ट में दिया हुआ है, प्रैक्टिकम, कुछ नहीं पता कि प्रैक्टिकम क्या होता है। कई लोगों से मैंने पूछा प्रैक्टिकम क्या होता है, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकम में क्या अंतर है, नहीं पता है।
टीचर है, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ये क्या कहां से आएगा? ये कौन बताएगा हमें? ये हमें खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को नहीं समझाए, खुद नहीं समझे, सीधे गए, टॉपिक शुरू, चैप्टर शुरू, यूनिट शुरू, बस कि जल्दी से जल्दी खत्म करना है क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है। हमने अपना प्रेशर तो हटा लिया, लेकिन बच्चे के ऊपर तो प्रेशर डाल दिया, उसके तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर बच्चा कहता है कि हमारे समझ में नहीं आया, अगला टीचर जाता है उससे कहता है समझ में नहीं आया, कहेगा भी उसकी क्या गलती है? आपने ऐसी गलती क्यों की? आपको समझाना चाहिए था। हम लोग सब भूल जाते हैं, केवल टीचिंग टीचिंग टीचिंग। हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग के पीछे लर्निंग भी है। लर्निंग का किसी को ध्यान नहीं है, कितनी लर्निंग हो रही है कुछ नहीं पता। अपना काम खत्म किया, बच्चे जाए भाड़ में, हम अपने कुर्सी पे आके बैठ गए। जबकि लर्निंग, असली टीचिंग क्या है? जिसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग नजर आए। वही प्रैक्टिकल बताता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे सिलेबस से पहले, वो सिलेबस पढ़ाने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव द आंसर दिस एंड दिस। तो उनको एबल कहां बनाया? उनके अंदर कोई एबिलिटी डेवलप नहीं की, हमने केवल सिलेबस खत्म किया, बात खत्म। प्रैक्टिकम पे आए, प्रैक्टिकम में आकर के बच्चा पूछ रहा सर ये कैसे होगा, मैडम ये कैसे होगा। ऐसा क्यों नंबर आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि हमने उसको बताया ही नहीं, उसको समझाया ही नहीं। एक समस्या है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, किसको समझाएं, वो चीज अलग है। लेकिन हम अपने हिसाब से देखें कि वास्तव में अगर क्लास में जा रहे हैं तो जो भी चीज लेकर के जा रहे हैं, जो भी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे के समझ में आ जाना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या अपनाना है, क्या तरीके अपनाने हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा हम लोग एनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटी की यहाँ बात करते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। क्या कोई ऐसा गुण हमारे अंदर नहीं है विदाउट टेक्नोलॉजी या विदाउट कंप्यूटर हम अच्छा लेवल डेवलप कर सकें, अच्छी तरह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें? कितने तरीके हैं हम लोगों के पास, वो अगर अपनाएं तो हम लोगों को कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की जरूरत भी ना पड़े। क्योंकि सबसे अच्छा कनेक्शन होता है व्यावहारिक रूप से अगर हम बच्चे से जुड़ जाते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं है। हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे बच्चे से। क्लास में गए, अपना फर्ज पूरा किया और सोचा कि यार 45 मिनट का क्लास है, किस तरह से पास हो, कैलकुलेशन पहले से ही कर दी, क्लासरूम मैनेजमेंट पहले से हो गया, 10 मिनट हम गप मारेंगे, 10 मिनट बाद जाएंगे, 10 मिनट बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, 10 मिनट पहले आ जाएंगे, बात खत्म। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 45 मिनट का जो हमें टाइम मिला है उसमें मैक्सिमम आउटपुट कहां से दें, कैसे दें। हमें ये सोच करके क्लास के अंदर जाना है, वहां से डिसिप्लिन क्रिएट होगा। हम केवल दूसरों को दोष देते रहते हैं सुबह शाम तक। दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलता है, अपना मूल्यांकन खुद करें, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम कैसी शब्दावली का आपस में प्रयोग करते हैं, कैसी शब्दावली का बच्चों से प्रयोग करते हैं, कैसी शब्दावली का सोसाइटी में प्रयोग करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एकेडमिक डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट या पर्सनल में सोशल और कल्चरल दोनों आ जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट हमारे जरूरी है। सोसाइटी में भी टीचर की एक पहचान होती है। सोसाइटी में अगर हम लोग कोई ऐसी बासी बात कर देते हैं तो सीधे कोई व्यक्ति कहता है यार टीचर होकर के ऐसा हरकत करते हो, सीधे बोलता है। तो टीचर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों को। एज ए टीचर हमें उनको फुलफिल करना है, हमें उनमें खरा उतरना है। और वही चीज अगर हम अपने ऊपर लागू करते हैं, वही चीज कॉलेज में भी अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, अपने समाज में या अपने फैमिली में भी अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। तो एज ए टीचर हमारे ये एटिकेट्स होने चाहिए। ये जनरेशन वाली बात मैंने की थी। अब स्लाइड पे आ जाते हैं सर। स्लाइड को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। असल में इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है समझ के। आगे ये 3rd नंबर की स्लाइड, 2nd है, 3rd वाली। अरे ये भी बंद, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो सब लोगों के समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब टीचर्स का मैं बात करता हूं। टीचर्स हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के टीचर होते हैं, जैसे मैंने जनरली बताया आप लोगों को कि पहला टीचर है, दे कम टू द कॉलेज टू डू देयर ड्यूटी या जॉब, ड्यूटी या जॉब। दूसरा टीचर क्या होता है, दे कम टू द कॉलेज टू प्रोवाइड मैक्सिमम नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। ये सोच में फर्क है। टीचर एक ही है, व्यक्ति ऐसे ही है, सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सोच अलग है। एक टीचर आता है टाइम पास करने जा रहा है, यहाँ टाइम पास कर रहा है, क्लास में भी वही हाल है। एक टीचर जाता है कि
जितने समय के लिए वो कॉलेज में आया है या जितने समय के लिए क्लास में जा रहा है, मैक्सिमम आउटपुट देने के बारे में सोचता है। असल हमें वो बनना है, तब एनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप होगी। ये होता है एनहांस। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया, अपने आप को सेव करके चलते चले गए, उससे कोई फायदा नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर प्रोवाइड करेंगे हम नॉलेज, तो उसको कहीं ना कहीं से हमें गेन करना पड़ेगा। जब गेन करेंगे तो हमारे अंदर भी नॉलेज बढ़ेगी। हम किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगी। नोन, हम जानते हैं नोन इज ए ड्रॉप, अननोन इज ओशन, कि हम एक बूंद के बराबर जानते हैं केवल, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो समुद्र के बराबर है। तो हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए। हम लोग सर्वज्ञाता नहीं होते हैं कभी भी। असली ज्ञान हमारा पता लगता है जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। कुछ नहीं पता होता है हमें, एक किताब के अलावा दूसरी उठाए, दूसरी के अलावा तीसरी उठाए, हम भूल जाते हैं कि हम हैं कहाँ। हम प्रोफेशनल का ये काम है कि कम से कम मोर देन 2 बुक्स की स्टडी करें, अपने पढ़ने के लिए या स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। वो असली नॉलेज होता है कि हम वास्तव में सटीक नॉलेज कैसे दे पा रहे हैं। एक बुक में देख रहे हैं, वो चीज़ हमें पता ही नहीं है इसमें सही है या गलत है, स्टूडेंट्स के लायक है या नहीं है। दूसरी बुक्स को पढ़ेंगे, कंपाइल करेंगे, तब हमें पता लगेगा दोनों में अंतर क्या है। तीसरी में जाएंगे, कुछ और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन हम लोगों की एक हैबिट बन गई है, जैसे नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम जब हम पढ़ते हैं, उसमें यही सिखाया गया है कि हम नॉलेज को कैसे बढ़ाएं पूरे करिकुलम के साथ। उसमें यही कहा गया है कि एक से ज़्यादा बुक्स की स्टडी करें, एक बुक से के पीछे ना पढ़ें। हम लोग रीडिंग फॉर रीडिंग नहीं, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है हमें अपने अंदर, ये महत्वपूर्ण है। अगला इसमें क्या है, कौन सी वाली स्लाइड चल रही है, इसको सर कैसे बढ़ाएंगे? अब एक टीचर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ए टीचर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस वर्कर who deals with lifeless things like files and papers. A teacher has to deal with the students whose minds are full of feelings, ideas, emotions and expectations. तो टीचर और एक ऑफिस वर्कर में ये अंतर यहाँ बताया गया है कि हम ऑफिस वर्कर नहीं हैं, हम टीचर हैं। ऑफिस वर्कर का डीलिंग किससे होती है? लाइफलेस थिंग्स से, पेपर, फाइल, कॉपी, ये इन चीज़ों से। हम लोगों का डीलिंग किससे है? स्टूडेंट से, जो लिविंग हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब हम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको, क्या हम उन उम्मीदों पे खरे उतर पा रहे हैं, ये हम लोगों को सोचना है। ये कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। अगला है टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट and implementation for setting goals and achievement both personal and professional। मतलब अंडरस्टैंड इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग या गुड प्लानिंग इज हाफ सक्सेस। तो कोई भी काम हम करने जब शुरू होते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है प्लानिंग। प्लानिंग अगर अच्छी हो जाती है, हमें सफलता मिलने की उम्मीद रहती है। बिना प्लानिंग के हम काम आगे बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं बैरियर्स पैदा हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। कई बार हमें वो काम छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं है इसमें सक्सेस कैसे होनी है, हमें टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे। तो हमें ये देखनी है कि हमें टारगेट तक पहुंचना है, तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। यही प्लानिंग क्लासरूम के लिए हो कि हम क्लासरूम में जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग करके जाएं। अच्छे टीचर्स बहुत अनुभवी होते हैं। 5 मिनट क्लास में जाने से पहले आंखें बंद करके बैठते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे बच्चे को देना क्या है, देना है दे भी चले आएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक क्या है, मेन है सिस्टमेटिक। वो बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट स्लाइड है इसमें। ये तो मैंने बोल दिया है, पहले ही बोल दिया था। देयर इज नीड टू जनरेट प्रोफेशनल कैपेसिटी बिफोर एनहांस इट। मतलब एनहांसमेंट से पहले प्रोफेशनल कैपेसिटी को जनरेट करना है। और जनरेशन के मैंने एक तरीके बताए कि हमें खुद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको वर्कशॉप नहीं मिलेगी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं मिलेगी, कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, कोई ओरिएंटेशन या कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। ये हमें अपने आप अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बोल देता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
नीड टू वर्क अनसुपरवाइज्ड, ये मैंने बता दिया है कि कैसे अनसुपरवाइज्ड हम वर्क करें। आई केम इन टाइम बिकॉज देयर इज स्वाइपिंग मशीन, ये भी बोल दिया है। नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम व्हाइल टीचिंग, शुड नॉट कैरी एंड शेयर फैमिली प्रॉब्लम्स विद स्टूडेंट्स, ये भी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने कि हम फैमिली प्रॉब्लम्स को कॉलेज में लेकर के आते हैं, फिर कॉलेज से क्लास में भी लेकर के जाते हैं, अपनी समस्याओं को बच्चों से शेयर कर रहे हैं और जबकि समाधान उनके पास नहीं है। हमारी समस्या जहां से जनरेट हुई है समाधान वहीं है, डिस्कशन अगर वहीं होगा, फोकस वहीं होगा, समाधान वहीं होगा। तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को कॉलेज में या क्लासरूम में ले जाना भी अपने आप में गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है शुड नॉट यूज हाई साउंडिंग सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स, मतलब चाहे आपस में बोल रहे हैं या स्टूडेंट से बोल रहे हैं या कहीं पर भी बोल रहे हैं, हाई साउंडिंग सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स अपने आप में बड़ा खतरनाक होते हैं। ये हम जब बोलते हैं उस समय तो ताव में होते हैं, एनर्जी हाई लेवल की होती है, हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाती है, लेकिन हम बोल जाते हैं। हम ये सोच करके चलते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ कर रहा होगा, सामने वाला हंस भी देता है, लेकिन ये नहीं समझ पाते क्यों हंस रहा है। हो सकता है हमारी बेवकूफ़ी भी हंस रहा हो, क्योंकि समझदारी तो हमने की नहीं है, तो बेवकूफ़ भी हंस रहा होगा, लेकिन हंसने वाले की भी समझदारी नहीं है, उसको वही टोक देना चाहिए जो गलत दिख रहा है। आई कैन नॉट सी समथिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग इन माई नॉलेज, अगर हम रॉन्ग को अपनी नजरों में सामने देखते हैं, ज्ञान है हमें उसका और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे सोसाइटी की। ये भी हमें संभालना है, एक प्रोफेशनल के रूप में या टीचर के रूप में ये भी हमें दूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है शुड नॉट यूज मोबाइल फोन अननेसेसरी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तो अभिशाप है। मोबाइल फोन का यूज क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा, सुबह से शाम तक बातों पे लगे हुए हैं। हमें मालूम है कि सही बात जब मोबाइल पे करते हैं 2-3 मिनट में समाप्त, कितनी भी जरूरी इंपॉर्टेंट होगी 1-2 मिनट में, लेकिन 2-2 घंटे 1.5 घंटे अगर कॉलिंग चल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो गड़बड़ इस लेवल तक जाता है कि या तो आप किसी का घर तोड़ रहे हो या खुद अपना घर किसी से तोड़वा रहे हो। सच्चाई ये है 100%। आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, अगर जरूरत से ज्यादा बात हो रही है, किसी ना किसी की बुराई हो रही है और उसमें कुछ ना कुछ गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन हम देखो मत एक दूसरे को आराम में, मैंने कहा कुछ पॉइंट ऐसे हमारे को लागू हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, ये कितने 7-8 कॉलेज में मैं हुआ, सभी जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जरूरी चीजें हमारी 1-2 मिनट में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन फोन पे हम 1-1.5 घंटे अगर लगे हुए हैं, क्या हुआ, पीछे हट जा रहे हैं, ये भी एक डिस्टर्बेंस है बहुत, आगे पीछे आगे पीछे। तो ये मोबाइल का यूज अननेसेसरी, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, हम यूज करें, उस पर अच्छे अच्छे लेक्चर सुने, अच्छे अच्छे कंटेंट देखें, लेकिन या तो फेसबुक चलता है या फिर हमारी कॉलिंग चलती है। और फेसबुक और कॉलिंग वर्किंग टाइम में अपने आप में गलत है, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है। हम 4-5 घंटे में काम करने आए हैं, करें, क्या दिक्कत है, आराम से टाइम पास हो जाएगा। आप लगाओ, मन लगाओ पढ़ाई में, फेसबुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीजों को हमें दूर करना है। ये कोई वर्कशॉप में हमें नहीं बताएगा, ना ओरिएंटेशन में ना रिफ्रेशन में, कोई नहीं बताएगा, वो वहां पर दूसरे तरीके का अनाउंसमेंट बताते हैं। इसके बाद एनहांसिंग के लिए कुछ पॉइंट मैंने और लगाए हैं इसमें, मेथड्स ऑफ एनहांसिंग। अभी जनरेशन के बारे में बात हो रही, जनरेट करने कैसे हैं हमें, अब एनहांस कैसे करना है। प्रोफेशनल के बारे में हम जान गए हैं कि कौन होता है प्रोफेशनल। अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिकम ऑफ सिलेबस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेबस एंड प्रैक्टिकम, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसके उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है तो हमारा काम गलत है, गड़बड़ हो जाएगा, उसमें हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर सेट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का आउटपुट हमें कहाँ मिल रहा है, प्रैक्टिकम से। जो ऑब्जेक्टिव सेट है पहले से 5-6-7 लिखे होते हैं, उनका आउटपुट हमें प्रैक्टिकम से मिलता है। वहीं हमारे सामने कोई दिक्कत आ जाती है कि बच्चे प्रैक्टिकम वर्क नहीं कर पाते हैं। अब नहीं आ रहे हैं वो भी मुसीबत है, लेकिन नहीं, उनको नहीं भी आ रहा है तब भी नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल में भी पता नहीं है, कई लोग प्रैक्टिकम को ही प्रैक्टिकल बोलते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकल अलग है, वो सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन है, उसका एग्जाम होता है, वो लैब में होता है सब काम, उसका अलग सिलेबस दिया होता है।
लेकिन ये प्रैक्टिकम क्या है? हाउ टू कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू स्किल्स, हाउ टू कन्वर्ट आवर नॉलेज इनटू स्किल्स। तो नॉलेज को स्किल्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें बताता है प्रैक्टिकम। तो हम यहां पर कंफ्यूजन अपना दूर कर लें कि प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। ऑब्जेक्टिव्स जो तय हैं हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन के, उन ऑब्जेक्टिव्स की जो प्राप्ति है वो प्रैक्टिकम है। क्लियर? तो जब भी थ्योरेटिकल पोर्शन लेकर के जाएं, बच्चों को वास्तव में जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है पहले से, उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ाएं। उनकी लर्निंग का लेवल देखें, लर्निंग अच्छी करें, लर्निंग में एनहांसमेंट करें, वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद है एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्डर टू फंक्शन इन प्रोफेशनल एंड सोशल सेटिंग्स इफेक्टिवली। ये मैंने बता दिया है, अभी बोला था कि कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपना जैसे जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, जो डिग्निटी है, बिलो डिग्निटी हम किसी भी तरह का वार्तालाप अगर करते हैं तो वो भी हमारे लिए मुसीबत बनता है। वो हमारे अंदर डर पैदा कर देता है, क्योंकि गलत शब्दों का किसी से प्रयोग किया, हो सकता है बेचारा उसको बुरा लगा हो, नहीं बुरा लगा कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगा आगे ट्रांसफर कर सकता है, वो थोड़ा मुश्किल खड़ी कर देते हैं हमारे सामने। इसके बाद है एक पॉइंट है, रनिंग अवे फ्रॉम एनी प्रॉब्लम विल ओनली इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको डेवलप करना। रनिंग अवे फ्रॉम एनी प्रॉब्लम ओनली इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, फेस इट एंड फिनिश इट। कि हम किसी भी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं तो सॉल्यूशन में और प्रॉब्लम में डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। कब तक भागेंगे? भले ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, निकल आता है, लेकिन जो टारगेट हमें मिला था वो हमने मना कर दिया, हमने डिनाई कर दिया, हम उससे बच गए, तो इसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया लेकिन हम कुछ नहीं सीख पाए। हम समस्या का समाधान खोजते, उस पर वर्क करते, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता। ट्रायल एंड एरर यही होता है। जरूरी नहीं है हम लोग परफेक्ट हैं, करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन उनमें भी सुधार करेंगे। तो ये है कि कोई भी समस्या सामने आती है उसको फेस करें और उसको फिनिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सर बहुत लेट तो नहीं हो रहा है कहीं? आप कितना बज रहा है? अभी तो 3:30 होने वाला है, वो होगा। हाँ चलो, अभी टाइम थोड़ा, इसको जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ मैं। सर मैं देख नहीं रहा ना सही से। कौन सी स्लाइड चल रही है सर? इसके बाद 2 है। अच्छा हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट रह गया है। अब फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा, इधर आई कांटेक्ट नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं। वी शुड नो दैट हाउ कैन मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टेड विदाउट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये भी मैंने बताया था कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है कंप्यूटर ही हो हमारे पास, उसके बिना भी उसको हम इंटरेस्टेड बना देते हैं, बना सकते हैं। उसके बारे में मैंने बताया था अभी। सम अदर मेथड्स, कुछ और मेथड्स हैं जो एनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटी में आते हैं। लिविंग विद योर ड्रीम्स नॉट फियर्स। लिविंग विद योर ड्रीम्स, अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनके साथ जीना चाहिए, हमें डर के साथ नहीं जीना है। डर किस बात का है? हमें ऑब्जर्वेशन का, वर्क का, फेलियर का, एंजाइटी का, जॉब्स का और मिस्टेक्स का और बॉस का। हमेशा डर कि लेट हो गए एब्सेंट लग जाएगी, हाफ डे कट जाएगी, सैलरी कट जाएगी, कुछ काम रह गया डांट पड़ेगी। तो ऐसा नंबर ये कौन सुधार करेगा? इसको सुधार करने के लिए हम ही हैं, हम ही इनमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, कोई और नहीं करेगा। अपनी गलतियों को खुद सुधारेंगे, अपना मूल्यांकन खुद करेंगे कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि स्वाइपिंग मशीन या बॉस अगर हटा दिए जाएं और फ्रीडम दे दी जाए कि आप फ्री हो, कितने भी समय आओगे आपकी सैलरी नहीं कटेगी, तो हम लोगों में से कितने लोग हैं जो वास्तव में 9:30 बजे आएंगे और 3:30 बजे जाएंगे? वो देखने वाली बात होगी। और हो सकता है सपने की बात हो ये,
तो ये मुसीबतें हैं, इनको दूर करने के लिए ही ये अपनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्म्स। स्वैपिंग मशीन है, अटेंडेंस है, बॉस टोकने वाला है, गेट पे कोई अटेंडेंस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है। अगर हम अपने आप में डिसिप्लिन हो जाते हैं तो इनकी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ नॉट अदर्स, इट इज योर स्ट्रेंथ। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं तो ये आपकी मजबूती है, अगर दूसरों में विश्वास करते हैं तो इसका मतलब ये आपकी कमजोरी है। तो हमेशा अपने पे भरोसा करो, भरोसा दूसरों में और दूसरे आप में जगाने लगेंगे अपने आप। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग डीपर देन नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज ही नॉलेज सब कुछ नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ज्ञान, बुद्धि और विवेक, ये तीन चीजें होती हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ज्ञान हमें नहीं बता पाता है कि ये सही है गलत है, ज्ञान ज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग से पता लगता है कि ज्ञान सही है या गलत है, लेकिन एप्लीकेशन हमें ये बताती है कि सही ज्ञान को सही जगह प्रयोग करेंगे तभी आउटपुट मिलेगा। हर तरह का ज्ञान हर जगह अप्लाई करेंगे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए तीनों चीजों का व्यक्ति के अंदर या प्रोफेशनल के अंदर जरूरी है होना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन इज जस्ट सी इन योर बिहेवियर। हम लोगों की समस्या एक बहुत पुरानी रह चुकी है कि हम सब काम डिग्री के बेस पे करते हैं, जबकि डिग्री हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाती है। आज की डेट में भी कितने बच्चे डिग्री ले रहे हैं ये हमें भी पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, डिग्री को रिसीव कर रहे हैं, अचीव नहीं कर रहे हैं। अचीवमेंट का मतलब हमें उस सिचुएशन के साथ जुड़ना होता है, एक्टिविटीज करनी होती हैं पूरे के पूरे टाइम, तब हमें वो अचीवमेंट होता है। लेकिन आज के बच्चे बिना आए घर में बैठ करके डिग्री ले लेते हैं, वो रिसीव हो रहा है, उनको डिग्री का मतलब ही पता नहीं है। जब डिग्री का मतलब पता नहीं है तो उनके लिए तो पीस ऑफ पेपर ही हुआ। उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन उम्मीद करेंगे? पता लगा वो बीएड एमएड करने के बाद टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद हमारी कोई जनरेशन को बर्बाद कर रहे होंगे, खुद नहीं आ रहा होगा, क्या पढ़ाएंगे वो? ये मुसीबत हमारे सामने बनी रहती है हमेशा। तो ये चीजें अगर मिनिमाइज हो जाए कहीं तो हो सकता है सिचुएशन काफी बदल जाए। नेक्स्ट है वी लर्न मोर फ्रॉम फेल्योर देन सक्सेस। ये सभी लोग जानते होंगे, हमें फेल्योर से ज्यादा सीखने को मिलता है। सक्सेस तो केवल एक मैसेज देती है हमें, लेकिन फेल्योर हमें बहुत तरह के आइडियाज दे करके जाता है कि हम फेल क्यों हुए, पास होने के लिए हमें कैसे मेहनत करनी है, हम लोग पूरे मन से मेहनत नहीं कर पाए इसलिए फेल हो गए। ये सब आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, पास हो जाते हैं, एक सिंपल सा मैसेज हमें मिलता है, दूसरों को भी मिलता है कि हाँ इन्होंने मेहनत की और पास हो गए। लेकिन फेलियर से असली चीज पता लगती है कि फेल हुए तो हुए क्यों। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज बट एक्टिव रेसिपिएंट इन इट। मतलब स्टूडेंट्स पैसिव रेसिपिएंट ना रहें। जैसे स्टूडेंट को एक्टिव करना, कैसे एक्टिव किया जाएगा? जब हम इंटरेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, और तरीके अपनाते हैं जिससे कि वो सोए ना। कई बच्चे फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली एब्सेंट हैं, पूछा को सिर हिला दिया, ऐसे पता नहीं कौन सी कंडीशन में हिलाया उन्होंने, सर हमें पता ही नहीं लगता इनके कुछ समझ में आया या नहीं आया। उसको भी हमें मिनिमाइज करना है कि उसको एक्टिव लिसनर बनाना है। एक्टिव रह करके सीखेंगे कुछ समझ में आएगा, पैसिव रह करके सीखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है टीचर्स शुड हैव ए माइंड विद फुल ऑफ आइडियाज। ये हमारे पास जितने ज्यादा अच्छे आइडियाज होंगे, फुल ऑफ आइडियाज का मतलब अच्छे आइडियाज होंगे, उतना ही हम आगे बढ़ा पाएंगे, बच्चों को दे पाएंगे। तो हम अपने आइडियाज में एनहांसमेंट करें, बहुत जरूरी होता है। कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं सभी के लिए, आगे काम में आ जाएंगे, मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसको, उसमें है नहीं। एक गुड अपोलॉजी हैज 3 पार्ट्स। अपोलॉजी सॉरी जैसे बोलते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। आई एम सॉरी, कोई काम जब गलत हो जाता है सॉरी बोलते हैं। इट्स माई फॉल्ट या माई मिस्टेक, ये होता है। तीसरा है
वॉट कैन आई डू टू मेक इट राइट, वॉट कैन आई डू टू मेक इट राइट। हमें थर्ड वाले को अपनाना है। अगर गलती हो गई, सॉरी बोल करके छूट गए, इसका मतलब आपने गलती में सुधार नहीं किया। दोनों पॉइंट में आपने गलती मान ली, ठीक है, उधर से ओके सिग्नल, ग्रीन सिग्नल मिल गया, आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने क्या सुधार किया, आप क्या सीखे? अगर नहीं सीखे, उसी तरह की फिर गलती कर दोगे दोबारा। इसलिए इंप्रूवमेंट जरूरी है। गलती होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगला पॉइंट, लिसनिंग फॉर लर्निंग फॉर नॉट फॉर रिप्लाई। लिसनिंग फॉर लर्निंग नॉट फॉर रिप्लाई। हम लोग ज़्यादातर, हम लोगों का जो एटीट्यूड होता है कि अधूरा क्वेश्चन किसी ने क्वेश्चन पूछ रहा है, अधूरा सुनने के बाद रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, या कोई अच्छी चीज़ कोई बता रहा है, रिप्लाई के ज़्यादा मूड में रहते हैं, सुनते कम है। जबकि सुनना, अच्छा सुनने वाला अच्छा स्पीकर होता है, अच्छा सुनने वाला अच्छा स्पीकर होता है। तो लिसनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन लिसनिंग कौन सी हो? अच्छी लिसनिंग भी हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, अ ट्री दैट वांट्स टू ग्रो अपवर्ड मस्ट एक्सटेंड इट्स रूट्स इनटू द अर्थ। मतलब कोई पेड़ होता है, अगर ऊपर उठना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी रूट्स को जमीन में फैलाना होगा, नहीं तो वो लुढ़क जाएगा। तो हमें अपनी रूट्स को मजबूत करना है। तो ये होता है हम लोगों का लेक्चर समाप्त। थैंक यू वेरी मच। ओके।